नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खास खबर के साथ। विपक्ष के अध्यक्ष के खिलाफ आए अविश्वास प्रस्ताव पर बोले विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम। आज नहीं आया अविश्वास प्रस्ताव, 7:30 से 10 बजे तक देना पड़ता है अविश्वास प्रस्ताव। समय के बाद दिया है तो सामने नहीं आया। नियम प्रक्रिया के तहत कार्रवाई होगी। विपक्ष के हंगामे पर बोले विस अध्यक्ष गिरीश गौतम, यह पब्लिक मंच नहीं है, सदन है। नियम परंपरा कानून के तहत चलती है। सदन क्षेत्रों में भाषण देने और सदन में क्या फर्क रहेगा? सदन के नेता और नेता प्रतिपक्ष को ही है ज्यादा समय बोलने का हक। सदन में सदस्यों को मर्यादा में बोलना चाहिए। हम कटाक्ष तंज नहीं करते तो कहा वहीं पटल पर रखो। जीतू पटवारी ने कही हुई बात से भिन्न रखा है। सदस्य संसदीय कार्य मंत्री और से निलंबन का प्रस्ताव आया है। उसको जो विधायकों ने किताबें फाड़ी हैं, हाँ उसको देखेंगे ना, वो सब फुटेज आवे, कार्रवाई होगी अगर आप हाँ फुटेज आवे देखेंगे उसको। फिर उसका कार्रवाई करेंगे। जो समय है वो कम नहीं, जो नियम प्रक्रिया छोटा बुलाया जाता है। दूसरी तरफ ऐसे हंगामा जो है कि सदन चल ही ना दिया जाए, तो दूसरी तरफ ये आरोप करते हैं कि सत्र छोटा बुलाया जाता है। नहीं, सत्र छोटा कहाँ, सत्र तो 27 थे। लेकिन पूरा ओवरऑल तो हंगामा कौन कर रहा है? दूसरी तरफ के सदन छोटा है, ये भी आरोप लगते हैं। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, सदन किस बात के लिए? इसी के लिए आप 50 हम लोग, हमारी तो मांग ही है। जो पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन हो रहा है, उस सम्मेलन में मैं जब जाता हूं तो प्रथम हमारी मांग है, पूरे देश ने उसको स्वीकार किया। मेरी मांग को मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर को सारे देश ने स्वीकार किया है। मेरा यह कहना है कि संविधान के भीतर यदि 6 महीने का वर्णन है कि 6 महीने के भीतर विधानसभा बुलाई जाए या संसद बुलाई जाए, उसमें समय निर्धारित नहीं है। 6 महीने में एक बार बुलाना ये बाध्यता है। तो मैंने ये कहा है कि ऐसा करके नियम प्रक्रिया में संशोधन हो, संविधान में संशोधन हो कि बड़ी लोकसभा को कम से कम 100 से 110 दिन चलाया जाए, बड़ी विधानसभा को 70 से 75, 80 दिन चलाया जाए, छोटी विधानसभा के हिसाब से उनकी तारीखों को नीचे निर्धारण किया जाए, 40 दिन कर दिया जाए, 60 दिन कर दिया जाए, इससे कर दिया जाए, और कम से कम 3 महीने में एक बार बुलाया जाए, संविधान में संशोधन किया जाए। तो मैं तो लगातार, पर उसका अर्थ ये कतई नहीं होता कि केवल तारीखों के आधार पर हम उसका डेट निर्धारण कर दे और केवल हल्ला गुल्ला करके और समय समाप्त करके हम चले जाए। शायद इसके लिए भी विधानसभा का इस्तेमाल इसके लिए नहीं होना चाहिए। विधानसभा का इस्तेमाल, अब जैसे वो कहते हैं कि हमको अवसर नहीं मिलता। आप सबने देखा होगा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया तो मैं ही हूं ना 12:40 चलाने वाला, बल्कि बोलने वाले चले गए। मैं बार बार पूछ रहा हूं कि और कोई बचा हो तो बता दो भाई, बोल लो। उसके बाद भी नहीं बचे कोई, तो अपन ने अवसर देने में कम कहां की। और उस दिन भी जीतू जी को कम से कम आप जरा रिकॉर्ड उठा के देखो, 1 घंटे 10 मिनट बोले। किसी सदस्य को इतना थोड़ी दिया जा सकता, इतना तो सदन के नेता नहीं लेते, इतना तो सदन के प्रतिपक्ष के नेता नहीं लेते। 1 घंटे 10 मिनट बोले हैं, हमने नहीं टोका है। लेकिन सर इस बार पूरा काम किया, जो कार्रवाई हुई जीतू पटवारी को एक तरफा कर दिया। यदि पूरा रिकॉर्डिंग आप देख लें फिर आप खुद स्वतः विचार करें। बार बार कहने के बाद ये कोई पब्लिक मंच नहीं है विधानसभा ना। विधानसभा मर्यादा, परंपरा, प्रक्रिया, नियम, कानून के भीतर चलती है। ऐसा थोड़ी है कि आपको एक्सटेम्पोर कुछ भी बोलने का अलाउ कर दिया जाएगा तो फिर सामने वाले मंच में जो अपन क्षेत्रों में भाषण करते उसमें विधानसभा में फर्क क्या रह जाएगा? फिर हमको ये नियम बनाने की जरूरत क्या है? फिर हमको संसदीय परंपरा का ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता क्या है? फिर हमको वो हमारे जो सकदर कौल की किताब पढ़ने की जरूरत हमको क्या है? फिर तो कुछ जरूरत नहीं है ना अपने को। फिर तो जो आवे चला आवे, जितनी तबीयत उतना बोल के जाए, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा, इतना तो केवल ज्यादा बोलने का अधिकार केवल उन्हीं को है जो सदन का नेता बोले, नेता प्रतिपक्ष बोले। उनको भी अपन कहते हैं कि भाई और समय कितना लेंगे। ये नहीं कहते कि आप बैठ जाइए, पर ये तुमसे पूछते हैं कि साहब और कितना समय लेंगे। मतलब इशारा तो वही है ना, और किसी को बोलने का इतना अवसर थोड़ी दिया जा सकता। फिर दूसरा ये है कि कई बार भाषाओं की मर्यादा होती है। हम व्यंग से किसी को नहीं रोकते, न कटाक्ष से रोकते, पर कटाक्ष ऐसा नहीं होना चाहिए जो पूरी तरह से सदन की गरिमा को गिरा देता हो, पूरी तरह से संसदीय हो जाता हो। और व्यंग करने के लिए तो कबीर से बड़ा कोई उदाहरण हो नहीं सकता है। सबके लिए उन्होंने कटाक्ष किया, और जिनके जिनके लिए कटाक्ष किया वही वही उनकी पूजा कर रहे हैं। तो उन्हें भी तो शब्द को संशोधित किया होगा कि नहीं किया उन्होंने? उन्हें भी तो शब्द किया, और कितने तीखे बाण चलाए उन्होंने। पर जिनके ऊपर तीखे बाण चलाए वो सब सारे धर्म के लोग उनकी पूजा करते हैं। तो हम ये नहीं कहते कि पूजा लायक शब्द का प्रयोग करो यहाँ, क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र के भीतर, पर इतना तो अपने को ख्याल रखना पड़ेगा। तीसरी बात यह है कि अपमानना हाँ, तो अभी आया नहीं अपने पास आया नहीं वो, पर संसदीय कार्य मंत्री का, एक मंत्री का विश्वास नहीं होता।
वो तो पूरी सरकार का ही है। हम माने तो आएगा तो देखेंगे, अभी तो आएगा कुछ नहीं। हाँ आ जाएगा ना। तो उसके प्रावधान ये हैं कि जैसे उनका विश्वास प्रस्ताव आता है अध्यक्ष के खिलाफ, इसमें है अध्याय 18 में 145 मध्य प्रदेश विधानसभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम। ये कोई सदस्य जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हटाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 179 के खंड के अधीन किसी संकल्प को सूचना देना चाहे वो उसे लिखित रूप से प्रमुख सचिव या सचिव को देगा। 2. उपनियम 1 के अधीन सूचना प्राप्त होने पर संकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा निश्चित किए गए किसी दिन की कार्यसूची में संबंधित सदस्य के नाम में दर्ज किया जाएगा, परंतु इस तरह की निश्चित किया गया दिन संकल्प की सूचना प्राप्त होने की तिथि से 14 दिन बाद का कोई दिन होगा। ये प्रोविजन में लिखा। फिर आगे तब कब हटना कब है हमको, संविधान के अनुच्छेद 181 को बंदों के अधीन रहते हुए जब नियम 145 के उपनियम 2 के अधीन कोई प्रस्ताव विचार के लिए ले लिया जाए तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष संविधान के अनुच्छेद 180 खंड 2 में निर्दिष्ट कोई अन्य व्यक्ति पीठासीन होगा। जब उसमें संकल्प बहस के लिए ले लिया जाएगा तब फिर कोई दूसरा पीठासीन अधिकारी होगा, तब तक तो डेट हम ही लगाना पड़ेगा। सत्ता पक्ष का आया कि इनको निलंबित करो, पहला प्रस्ताव यही आया ना। उस प्रस्ताव को न मानते हुए मैंने ये कहा कि तमाम संसदीय गरिमा का पूरी तरह से खरोंच मारने का काम किया जा रहा है, इसलिए मैं केवल यही निर्देश करता हूं कि ये खेद व्यक्त करें। तो हम खेद भी नहीं व्यक्त करेंगे तो क्या विधानसभा किसी माननीय सदस्य के उस पर चलेगी? तो फिर हमको क्यों बैठाया गया है? माने जो सदस्य चाहेगा वो होगा, वो कहेगा कि नहीं संधि कुछ भी आदेश करे हमको नहीं पालन करना उसका, तो विधानसभा इसमें चलेगी क्या या संसद इसमें चलेगी क्या? और भाई आपके पास दूसरे स्तर, यदि हम ऐसा लगता हो आपको कि विधानसभा के भीतर आपकी बात को नहीं सुना जा रहा तो उसके तरीके हैं। गर्भगृह आप आते कि नहीं आते हैं? आकर के वहां नारा आप तो लगा रहे थे नारा ना, गर्भगृह के भीतर नारा मेरे खिलाफ भी लगा रहे थे, सरकार के खिलाफ भी लगा रहे थे, सबके खिलाफ लगा रहे थे। अब वो नारा लगा रहे थे तो मैंने बल्कि यही आग्रह किया उनसे कि भाई आप यहाँ नारा लगा रहे हो, बेकार में थक रहे हो, अपने सीट से लगाओगे तो कम से कम रिकॉर्ड में होगा। यहाँ बोलने का कोई रिकॉर्ड तो हो नहीं रहा, तो आप लगाओ, बाहर लगाओ नारा, भीतर लगाओ नारा, बहिर्गमन करो, जो तबीयत हो करो, पर उसमें भी संसद की गरिमा को बनाए रखने की हम सबकी जिम्मेदारी है। सर कार्यसूची फाड़ के फेंक जी, मार्च माह में जैसे कि आपको विदित है अभी शब बारात और उसके अगले दिन होली का पर्व रहेगा, तदुपरांत चैत्र नवरात्र भी रहेंगे और रमज़ान का पावन महीना भी रहेगा और मंथ के एंड में रामनवमी करीब 30 तारीख करीब भी रहेगी। और मार्च के माह में क्योंकि सभी संवेदनशील त्यौहार हैं, इस संबंध में थाना प्रभारी समस्त वरिष्ठ अधिकारियों को जबलपुर जिले के जो हैं उनको आज कंट्रोल रूम में बुलाया गया है और उनको बहुत अच्छे से ब्रीफ किया गया है। सारी चीज़ दिशा निर्देश दिए गए हैं जिससे कि त्यौहार बहुत शांतिपूर्ण तरीके से संपादित है। जी बिल्कुल, विशेष निगरानी है। एक गुंडा अभियान भी हम चला रहे हैं जिसमें कि एंटी गुंडा अभियान, जिसमें कि आपराधिक रिकॉर्ड वाले असामाजिक तत्वों की धरपकड़ अभी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ जो अनावश्यक जो डीजे बड़ी लाउड वॉइस में चलाते हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई FIR होगी, क्योंकि अब 144 में आदेश जो है वो अपने को कलेक्टर जबलपुर से प्राप्त हो गया है। तो कुल मिलाकर के इस पूरा सख्ती बनाए रखें। होली के दौरान अवैध नशा या शराब जी बिल्कुल, उस पर बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई रहेगी और चेकिंग पॉइंट भी लगाए जाएंगे। उसमें होली के दिन तो पुलिस की व्यापक व्यवस्था रहेगी ही उसमें, और जो बाइकर्स जो घूमते हैं उसके लिए भी हम जो है चेकिंग पॉइंट्स जगह शहर में लगाएंगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया, मेरे हाथ में किताब स्लिप हुई है, मैंने खुद व्यक्त किया है, लेकिन जिन्होंने किताब को फाड़ कर लहराया है। मैंने आपके सामने पहले भी कहा कि बीच में चपरासी आ गया था, चपरासी को हटाने के लिए मैंने हाथ किया, वो किताब मेरे से स्लिप हुई। मैंने उन्हें कहा कि फेंक दी, तो मैं उसके लिए भी हाउस में खेद व्यक्त कर चुका, आपके सामने भी कर रहा हूं। लेकिन जिनने किताब फाड़ी है, जिसके विजुअल फुटेज में आपको दूंगा, वही पुस्तक फाड़ के उन्होंने जैसे लहराई है और उसके पन्ने उड़ाए हैं, जिस तरह से नियम प्रक्रिया की
शब्दावली का अपमान किया है, उनने तो खेद व्यक्त नहीं किया, उनने तो माफी नहीं मांगी। ये अम्बेडकर जी का सम्मान कर रहे हैं, ये देखो, ये इसको अम्बेडकर जी कह रहे थे, कैसा अपमान कर रहे हैं। ये अम्बेडकर जी का देखिए, ये अध्यक्ष जी अम्बेडकर जी का कह रहे थे। छतरपुर के बमीठा थाना क्षेत्र में पिछले महीने 11 फरवरी को बागेश्वर धाम के महंत के 22 सालीग्राम का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें ग्राम गड़ा में अहिरवार परिवार की बेटी की शादी में वह उपद्रव करते नजर आए थे। वायरल वीडियो के आधार पर छतरपुर जिले की बमीठा थाना पुलिस ने विवेचना की। पुलिस ने कट्टा भी जब्त किया है और फरियादी कल्लू अहिरवार के बयान दर्ज किए, जिस आधार पर सालीग्राम गर्ग के खिलाफ 294, 323, 506, 427 SK SC ST के धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और परिवार के पूरक कथनों के आधार पर मामले में 336 दाही व 25/27 आर्म्स एक्ट की धाराएं बढ़ाई गई हैं। कि बागेश्वर धाम में घटना हुई थी, जिसके तहत पुलिस ने विवेचना दौरान 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उन्हें आज न्यायालय स्पेशल कोर्ट में पेश किया था, जहां बहस दौरान उनको जमानत उनको नीचे मुचलके पर 25 हज़ार के नीचे मुचलके पर छोड़ दिया गया है और थोड़ी देर बाद जमानत भरने के बाद वो आज बरी हो जाएंगे यहाँ से। इसमें आरोपी कौन कौन थे? आरोपी एक जीतन तिवारी और सालीग्राम जी थे। और फरियादी पक्ष के नाम क्या था? फरियादी उसमें लड़के पक्ष से अहिरवार जाति के थे और उसके तहत हरिजन एक्ट का मामला दर्ज हुआ था। पुलिस द्वारा जो कट्टा जब्त किया गया था उसके बारे में पुलिस ने विवेचना दौरान कट्टा जब्त किया है, उस पर न्यायालय में वो भी रखा गया है। चूँकि अब जो जमानत का मामला था, ऐसी स्थिति में ये सब चीज़ें जो हैं वो ट्रायल के दौरान देखी जाएंगी, इसलिए उनको जमानत का लाभ दिया गया है। फरियादी द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं कराई? फरियादी द्वारा मौखिक रूप से आपत्ति दर्ज कराई गई थी, कोई लिखित में आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई। इन पे किन किन धाराओं में प्रकरण दर्ज? 323, 294, 506 भी ताजिरात हिंद एवं आर्म्स एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया था। जमानत के आधार क्या रहे? जमानत के आधार चूँकि साहब इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं और वीडियो पे विश्वास नहीं किया जा सकता है। अभी प्रथम दृष्टया देखा जाए तो वीडियो पे विश्वास नहीं किया जा सकता है और थोड़ा सा वहाँ पर उनको जो सालीग्राम जी पकड़े हैं उनकी ख्याति भी है, इसी आधार बनाकर उसको लिया गया है। शिवपुरी जिले के हनियाधाना में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत अपने ग्राहकों को बीमा योजनाएं प्रदान की जा रही है, जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, अटल पेंशन योजना जैसी विभिन्न योजनाओं के जरिए ग्राहकों को लाभान्वित किया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों पहले भारतीय स्टेट बैंक हनियाधाना के ग्राहक इंद्रपाल बुंदेला निवासी सिनावल को भी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना प्रदान की गई और एक दुर्घटना में इंद्रपाल बुंदेला का दुखद निधन हो गया, जिसके बाद भारतीय स्टेट बैंक हनियाधाना द्वारा इंद्रपाल बुंदेला की पत्नी को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत मिलने वाली 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई। हितग्राही महिला को आज आपके द्वारा कुछ राशि प्रदान की गई है, ये किस योजना के तहत उनको राशि मिली है और क्या योजना है, कितनी राशि उनको दी गई है बैंक द्वारा? इसमें महिला का जो पति थी उनका 12 रुपये का प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत इंश्योरेंस किया गया था, तो उनका अचानक दुखद यानी एक्सीडेंट के तहत उनकी स्वर्गवास हुआ था। उसके तहत उनको 2 लाख रुपए का भुगतान किया गया। सर ऐसी कौन कौन सी योजना है अभी? जैसे जीवन सुरक्षा योजना है, जीवन ज्योति योजना है और अटल पेंशन योजना है। शासन की कई सारी योजना है जिनका लाभ हितग्राही को मिल सकता है। सर कितनी राशि प्राप्त होती है इसमें? 2 लाख रुपए। और पेंशन, अटल पेंशन योजना में उनको पेंशन का लाभ मिलता है, बड़ा 60 साल की उम्र में। क्राइम ब्रांच ने गुरुवार देर रात अपात्र हितग्राहियों के 100-500 लेकर आयुष्मान कार्ड बनाने वालों की दलाली करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने एक आरोपी को अशोकनगर और दूसरे को गंजबासौदा विदिशा से पकड़ा है। फिलहाल मामले की जांच क्राइम ब्रांच और भोपाल साइबर की टीम कर रही है। एडिशनल डीसीपी शैलेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि आयुष्मान योजना के तहत अपात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड बनवाने वाले 2 आरोपी प्रकाश पंथी निवासी ग्राम हथौड़ा विजयनगर गंजबासौदा विदिशा और राहत खान निवासी किरमानी मोहल्ला अशोकनगर से गिरफ्तार किया। सर आयुष्मान मामले में जो है 2 लोगों को और हिरासत में लिया है, कहां से पकड़ा है? आयुष्मान मामले में जो कि फर्जी आईडी के द्वारा काफ़ी बड़ी मात्रा में आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं और रिजेक्टेड जो आयुष्मान कार्ड है उनको वैलिड किया गया है। कल इस मामले में गिरफ्तारी हुई थी। उस गिरफ्तारी और पूछताछ के बाद हमें कुछ और लोगों के नाम मालूम पड़े हैं जो इस बीच में मीडिएटर दलाली काम करते थे, जो कि कस्टमर्स के नाम उपलब्ध कराते थे और उनका रजिस्ट्रेशन कराने के लिए OTP जो था वो वैलिड करवाते थे।
तो एक राहत करके हैं जो मुकाबले के हैं, आयुष्मान मित्र के रूप में इसने काम किया है, इसको हमने पूछताछ के लिया है। और दूसरे प्रकाश पंथी गंज बासौदा से इसको हिरासत में लिया है। इनके द्वारा काफ़ी बड़ी मात्रा में जो आयुष्मान के हितग्राहियों की डेटा उपलब्ध कराया गया है ताकि फर्जी आयुष्मान कार्ड तैयार की सके। इन दोनों को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया जाकर इनसे रिमांड लिया जाएगा। इनसे दस्तावेज और जो भी इनके द्वारा पैसे का लेन देन है, इसके अलावा जो कार्ड बनवाने के लिए जो भी चीज़ें जानकारी उपलब्ध कराई और हितग्राहियों के नाम इनसे मालूम पड़ सकेंगे। सर, इन लोगों के जब हिरासत मिली है, क्या क्या इन लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स मिले, कितने और आयुष्मान का कार्ड वगैरह या डाटा मिला है? देखिए, वर्तमान में फिजिकल डॉक्यूमेंट जो लोग नहीं रखते हैं और ये डॉक्यूमेंटेशन मोबाइल पर होता है। मोबाइल पर इनके द्वारा भेजे हुए दस्तावेज मिले हैं जो कि जो श्रीवास्तव है जिसको कि पहले भेजे गए हैं इनके मोबाइल पर हमें वो मिला है दस्तावेज तथ्यों का जो हमें खुलासा हुआ है। और हम इसको विधिवत बाद में तलाशी की जाकर अगर इनके बताते हैं कि घर पे कोई डॉक्यूमेंट रखे हैं तो उसको भी हम व्यक्त करेंगे। सर, अभी तक इस मामले में कितने आरोपियों को पकड़ लिया गया है और कितने आरोपी अभी शेष बचे हुए हैं? अभी इस प्रकरण में हम लोग 3 व्यक्तियों को पकड़ चुके हैं, परंतु कितने आरोपी बढ़ेंगे इसकी संख्या निश्चित कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे नामों का खुलासा हो जाए ये संख्या बढ़ सकती है। क्या लगता है सर, भोपाल जिले के अलावा मध्य प्रदेश के कितने जिलों में इन लोगों के तार फैले हुए होंगे? देखिए, अभी सब चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में हमने जानकारी डिपार्टमेंट से मांगी है और हितग्राहियों के नाम मांगे हैं। ये प्रदेश से बाहर की भी हितग्राही हैं, तो संभव है कि दलाल भी प्रदेश से बाहर के हो सकते हैं। किसी की संभावना से इनकार नहीं किया जाएगा, तो विवेचना में तथ्यों खुलासा होगा। विधायक जीतू पटवारी का बयान, मैं सच के साथ हूं, अगर माफ़ी मांग ली तो होली में तो मैं कल ही माफ़ी मांग लेता। यह आपसी खींचातान के चक्कर में मुझ पर कार्रवाई की गई। कमलनाथ जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और मुख्यमंत्री शिवराज की आपसी खींचातान में विधानसभा अध्यक्ष ने यह कृत्य किया है, मुझ पर कार्रवाई की। सारे परिवार के लोग जितने विधायक हैं एकजुटता से आपके सम्मान की उन्होंने रक्षा की है। विषय क्या है? विषय ये है कि कांग्रेस पार्टी ने मांग करी कि 3000 रुपया गेहूं बिकना चाहिए कि नहीं बिकना चाहिए। जब शिवराज सिंह जी को ये कहा कि विधानसभा के अंदर हम सर्वसम्मति से 3000 रुपए कुंटल गेहूं बिके, कांग्रेस पार्टी ने मांग करी, तो उनको नाराजगी हो गई कि किसानों के मूल्यों की बात करेगा, सस्पेंड कर देंगे, और कर दिया उन्होंने निलंबित। तो आप देखो कि जहाँ किसान की बात करो, जहाँ गरीब की बात करो, जहाँ महंगाई की बात करो, तो ये इस तरह की हरकत नेशनल देश की संसद में भी करते हैं और यहाँ भी करते हैं। अभी जैसा गोविंद सिंह जी ने कहा, 13 या 14 तारीख के दिन कांग्रेस पार्टी ये मुद्दा तो क्लोज हो गया। अविश्वास प्रस्ताव है अध्यक्ष के खिलाफ। अध्यक्ष बीजेपी का कार्यकर्ता बनके काम कर रहा है अस्थि पे बैठ के, तो उनके खिलाफ तो अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस लेके आई है, पर जनता के लिए, किसान के लिए, गरीब के लिए, महंगाई के विरोध में, बेरोजगारों के साथ कांग्रेस है। इसके लिए बड़ा आंदोलन 13 या 14 तारीख को आज कमलनाथ जी से बात करके कांग्रेस पार्टी निर्णय लेगी, अध्यक्ष जी से बात करके कांग्रेस पार्टी निर्णय लेगी। ऊपर 5-10 हजार लोग होगा कि नहीं बिहारी ये कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी। ये 5, 50, 100, 200 गाड़ी से काम नहीं चलेगा, 2, 4, 5 हजार गाड़ी तैयार है। तो कहने का अर्थ ये है, अविश्वास प्रस्ताव पे कमलनाथ जी सहमत नहीं होते तो ये आता ही नहीं। उन्होंने सहमति भी दी और अनुमति भी दी, आज्ञा भी दी, तभी अविश्वास प्रस्ताव आया है। उन्होंने कल पीसी में जब बात की थी तब भी उन्होंने कहा कि इस अध्यक्ष बायस्ड है। अध्यक्ष की जो कार्यशैली है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जैसी है, जो शपथ और जो एक संविधान का धर्म होता है वो नहीं निभा रहे हैं। तो उनके खिलाफ अगर कांग्रेस पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लाई है तो कमलनाथ जी के निर्देश पे लाई है। तो मैं मानता हूँ वो भागे हैं। आज उनने चर्चा नहीं की, बात नहीं की, किताबें फेंकी और भाग गए।
क्योंकि चोरी करने वाला कभी मुंह दिखाता नहीं है, छुपाता है, तो वो भागे हैं। 13 तारीख को हिसाब देना पड़ेगा। विश्वास के बाद आसंदी पर बैठने का हक है क्या स्पीकर को? नहीं है, वो अब उसके नियम कानून है, जो उस कानून से चलना पड़ेगा। 13 तारीख को क्या करने वाले हैं? वो मैंने कहा नेता प्रतिपक्ष जी उस पर सारा निर्णय लेंगे, पार्टी लेगी, कमलनाथ जी लेंगे। मेरी आपसे जो प्रश्न था कि कमलनाथ जी की आज्ञा से नरोत्तम मिश्रा जी इस तरह की बातें कर रहे हैं, झगड़े तो शिवराज जी और नरोत्तम मिश्रा के हैं। ये मुद्दा तो लड़ाई जो शिवराज जी के अगेंस्ट नरोत्तम मिश्रा ने छेड़ी है। हमारा तो रोल जनता के लिए है। जो बातें नरोत्तम मिश्रा बार बार कहते हैं, यानी इसका मतलब है वो शिवराज जी को क्रिटिसिज्म करते हैं। तो ये उनकी आपसी लड़ाई में सदन का दुरुपयोग हो रहा है, उनकी आपसी लड़ाई में मेरा निलंबन हुआ है, उनकी आपसी लड़ाई में सदन नहीं चलने दिया जा रहा है। तो बीजेपी की अपनी आपसी लड़ाई और माथे दूसरे के फोड़ना। प्रदेशवासी जानो, देखो कि ये आपस में मिलके सारे डाकू लड़ रहे हैं। बार-बार सदन नहीं चलने से किसका नुकसान हो रहा है? अभी भी मौका है, बार-बार सदन नहीं चलने से काहे के लिए मेरी पार्टी निर्णय लेगी। मैंने लिख के भी दिया, वही प्रश्नों में भी है, और उन्हीं सब बातों पे मैं आज भी कायम हूँ। चाहता वो अगर उन्होंने कहा खेद व्यक्त कर लो, कल ही कर देता अगर कोई गलती होती तो मैंने जो कहा संविधान के अनुरूप कहा, पार्टी के अनुरूप कहा, संयम भाषा में कहा, सही शब्दों के उपयोग में कहा, कोई गलती नहीं की। मैंने जैसा कहा कि नरोत्तम मिश्रा और आदरणीय शिवराज जी का आपस में किचान है, झगड़े हैं, उसका ये खामियाजा प्रदेश भुगत रहा है और अध्यक्ष जी उसका मोहरा बन रहे हैं। तो अध्यक्ष जी ने जो किया कृत्य, वो इन दोनों के झगड़े में किया, अलोकतांत्रिक किया, नियमों के विरुद्ध किया। पार्टी का निर्णय मेरा निर्णय, पार्टी जैसा आदेश मुझे करेगी, कमलनाथ जी जैसा करेंगे, सीएलपी लीडर करेंगे, मैं वैसा करूंगा, सारे विधायक वैसा करेंगे। तो मैं मानता हूं कि जहां तक माफी का सवाल है, माफी मांगनी होती तो उसी दिन मांग लेते। सच के साथ हूं। विधायकों ने तय किया है अपने नेता कमलनाथ जी से बात करके आगामी संघर्ष की रूपरेखा तय करेंगे। आज ही बात करेंगे कमलनाथ जी, और बात करके बाद जो निर्णय होगा आप सबके बीच आएगा। आप जीतू पटवारी, आपने बहुत बहादुर नेता को भेजा है। एक जीतू नहीं, सैकड़ों जीतू को बता के रखता है। और इसकी आवाज तैयारी करो। इसके साथ आप सबसे हमारी प्रार्थना है, नौजवान हो, जोश के साथ होश में रखते हुए संघर्ष से सरकार को उखाड़ने के लिए कटिबद्ध हो जाओ। एक बड़े आंदोलन की तैयारी करो। आप सब लोग अपने क्षेत्र में जाकर इस सरकार के खिलाफ आप आंदोलन, जबरदस्ती का आंदोलन करें। हम लोग सब पूरे प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी से चर्चा करके पूरे प्रदेश भोपाल स्तर पर एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे, इसमें सरकार को ईंट से ईंट बजाने देंगे। इसमें जब आह्वान हो, आप लोग सब अपने काम छोड़कर अपने मित्र साथियों के साथ लाखों की तादाद में उपस्थित रहे। हम लोग सब जीतू पटवारी के साथ हैं, आपके साथ हैं, प्रदेश की कांग्रेस के एक कार्यकर्ता के साथ हम खून पसीना बहाने के लिए तैयार हैं, जेल जाने को तैयार हैं। जब आह्वान करोगे हम लोग सब आपके साथ है, इसलिए बहादुरी के साथ अपने बहादुर नेता का आह्वान पर मर बैठने को तैयार रहो। धन्यवाद। पटवारी का निलंबन वापस लीजिए। तब नरोत्तम मिश्रा ने नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह की तरफ नियम प्रक्रियाओं की वो किताब जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखी है, वो गोविंद सिंह जी की तरफ फेंक के मारी। हमने तत्काल हंगामा करके उसके खिलाफ भी हमने स्पीकर को दिया कि जिस तरह जीतू पटवारी को निलंबित किया है, एक क्षण में आप ही लोग संसदीय कार्य मंत्री, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को आप तत्काल निलंबित करें। लेकिन बेशरम भाजपा के लोग एक शब्द भी आसंदी से नरोत्तम के खिलाफ स्पीकर ने नहीं कहा। तब हम बेल में गए, जो आसपास होती है स्पीकर के, वहाँ सारे विधायक गए। मैंने वो किताब फाड़ के उसके मुंह पे फेंकी कि जिस किताब की तुम अवहेलना कर रहे हो, अम्बेडकर जी की लिखी हुई वो किताब जो नियम प्रक्रियाओं है उसके हिसाब से सदन चलता है, तुम चला नहीं रहे हो।
एक तरफ जीतू पटवारी को आप निलंबित करते हो। जीतू ने कोई अपराध नहीं किया, लेकिन नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा अपराध किया कि वो किताब फेंक के हमारे नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह की तरफ फेंक के मारी। मैंने उसको निलंबित करो। जब आप नियम प्रक्रियाओं का हवाला दे रहे हो, चला नहीं रहे हो, हमने वो किताब मुंह पे फाड़ के फेंक दी कि हम इस किताब को फाड़ के तेरे मुंह पे फेंक रहे हैं। जिस किताब की तू मर्यादा नहीं करता, हमें आज निलंबित, कल निलंबित करता है तो आज निलंबित कर। हर कांग्रेस का विधायक निलंबित होने को तैयार है, लेकिन लोकतंत्र की हत्या होने नहीं देगा। गुना जिले की राधोगढ़ विधानसभा ने अपनी 16 सूत्रीय मांगों को लेकर फिर शुरू हुई दिव्यांग स्वाभिमान यात्रा 2 फरवरी को अपने तीसरे दिन का दर्द भरा पड़ाव तय कर रिठियाई पहुंची, जहां बुजुर्ग दिव्यांग नानकराम बारेला और महिला दिव्यांग रूपवती अहिरवा ने चर्चा करते हुए बताया कि कुछ माह पहले यह यात्रा राधोगढ़ से ही निकाली गई थी। तब प्रदेश सरकार के पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के समझाइश के बाद यह यात्रा स्थगित कर दी गई है। अब तक उनकी 16 सूत्रीय मांगी को सरकार ने पूरा नहीं किया। इसी के चलते यह यात्रा दोबारा शुरू, जिसमें दिव्यांग महिला शांत विराला का स्वास्थ्य खराब हुआ। वहीं यात्रा के दौरान दिव्यांगों के हाथों में छाले पड़ गए। दिव्यांग की सरकार से यही गुहार है। तो क्या अगर आपकी शासन बात नहीं मानती तो इसके बाद में क्या अगला कदम रहेगा आप लोगों का? हमारा सीधा कदम अब अगला दिल्ली शांति विराला है मेरा नाम। आप जो ये रैली में शामिल हैं, हाँ। दिव्यांग स्वाभिमान रैली में, तो आपने इससे पहले आपका स्वास्थ्य खराब हो गया था, जानकारी मिल रही है? कल मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया था। मेरे को चक्कर आ रहे थे भूख के मारे और मेरे को उल्टी भी हो रही। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम नानकराम बारेला। कहाँ रहते हो आप? नानाखेड़ी राजविलास के पास में रहते हैं। तो यहाँ राधोगढ़ में क्या यात्रा में शामिल होने आए हैं? यात्रा में शामिल होने के लिए आए हैं। क्या मांग है आपकी शासन से? हमारी 16 हमारे जो पेंशन नहीं बढ़ना चाहिए, खाना पीना और ये और साहब हमारी जो 16 पेंशन बढ़ना चाहिए। दूसरी बात साहब, हमारी जो महंगाई भत्ता जो है और हमारे लिए लोन भी चाहिए था। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी 69 साल। फिलहाल के लिए अब तक की खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।